स्वागत है दोस्तों आपका 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जीके के सिलेक्टेड कंटेंट के लिए जुड़ जाइए। चैनल आपका सारथी एआई के साथ यहाँ पर हम रेगुलरली ट्रेंडिंग जीके को लेकर आते हैं। सिलेक्टेड कंटेंट कंटिन्यूअसली जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, रेगुलरली हम यहाँ पर लाते रहते हैं और आपकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस 2025 में कराएंगे और आपको सिलेक्शन दिलवाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आज लेकर आए हैं दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। ये थोड़ा सा अंडररेटेड टॉपिक है दोस्तों, कम ही क्वेश्चंस भी बनते हैं इसमें, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। कंपटीशन के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, एक एक टॉपिक को कवर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है नहीं इसको, बस कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, उसके साथ कई सारे फैक्ट देखेंगे और आपका टॉपिक तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिलते रहेगी। और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किसके नाम से जाना जाता है? पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, लौह युग या नवपाषाण युग? तो देखिए दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एरा, ये उस समय की बात है जबकि हमारे पास कोई भी एविडेंसेस उपलब्ध नहीं है, कोई भी लिखित हो या किसी भी रूप में हमारे पास कोई भी इसके प्रमाण मौजूद नहीं है। इसको हम कंसीडर करते हैं प्री हिस्टोरिक एरा। और जहाँ से हमको चीज़ें मिलना शुरू होती है धीरे धीरे, वहाँ से हम हिस्ट्री की शुरुआत कंसीडर करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो पूरा पाषाण युग है, अ, इसको हम जानते हैं प्रागैतिहासिक काल के रूप में, यानी कि ओल्ड स्टोन एज। आपका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए, जो इसके बाद आता है मध्य पाषाण युग और उसके बाद आता है नवपाषाण युग। तो पूरा पाषाण युग में तो ये माना जाता है कि जो ह्यूमंस होंगे वो एक शिकारी या खानाबदोश टाइप की प्रवृत्ति के रहे होंगे। इनका जो जीवन काल है वो शिकार के माध्यम से ही चलता होगा। और उसके बाद मध्य पाषाण युग में थोड़े थोड़े औजार वगैरह का आविष्कार हुआ है दोस्तों। और उसके बाद नवपाषाण युग में तांबे का आविष्कार हो गया था। तांबा वो पहली धातु थी जिसका कि मानव ने यूज़ किया था। ये फैक्ट भी बनता है, इसे याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? घाघरा नदी, व्यास नदी, झेलम नदी या सिंधु नदी? तो दोस्तों, ये जो मोहनजोदड़ो है ये है सिंधु नदी के तट पर, ठीक है, याद रखिएगा। इसी के साथ साथ ये भी याद रखिएगा, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है। लोथल जो था ये भोगवा नदी के किनारे था। कालीबंगा जो था ये घग्गर नदी के किनारे था। और चंदूदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे था, ठीक है। ये भी पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं, हड़प्पा नगरों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में अग्निवेदियां पाई गई है? कालीबंगा या लोथल, बनावली और चंदूदड़ो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा? हाँ, तो दोस्तों कालीबंगा और लोथल है, यहाँ पर अग्निवेदियाँ पाई गई थी दोस्तों, है ना, जो यज्ञ वगैरह और ऐसी चीज़ों के रिगार्डिंग आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कालीबंगा और लोथल में था हड़प्पा के समय की। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया है? ताम्रपाषाण, पुरापाषाण, नवपाषाण या मध्यपाषाण? तो फ्रेंड्स, नवपाषाण युग में जो मिट्टी के बर्तन थे क्ले से बने हुए, इसके बारे में इसके प्रमाण मिले हैं। और भारत में मेहरगढ़ करके जो जगह थी, यहाँ पे सबसे पहले हमको मिट्टी के बर्तन की नो के बारे में
पता चला था दोस्तों। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, कभी पूछा जाए यदि तो। और नेक्स्ट देखते हैं, धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या गुजरात? तो दोस्तों धोलावीरा जो है ना ये गुजरात में है, और इसकी खोज हुई थी 1968 में जेपी जोशी के द्वारा। ठीक है, गुजरात में आपने सुना होगा कच्छ का रण, तो ये वहीं पर है, लूनी नदी के किनारे पर। एक्चुअली गुजरात वो जगह है दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जहाँ पर खुदाई वगैरह और यू नो जो पुराने स्थलों को खोजने की जो खो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब से ज़्यादा ट्राई किया था, तो ये सबसे ज़्यादा गुजरात में ही हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा धोलावीरा है गुजरात में। नेक्स्ट है, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों, भोपाल के पास में ही है ये, भोपाल से 30-35 किलोमीटर दूर, लेकिन इसका जिला आई थिंक रायसेन आता होगा। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, भोपाल के पास में। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान खालिस्तान से सोना लाते थे, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? तो दोस्तों कर्नाटक है ऑप्शन, और आपने देखी होगी पुष्पा मूवी जिसमें कि बताया गया है, वहाँ पे लाल चंदन सोना की बात की गई है ना, लेकिन असली सोना भी वहीं पर कर्नाटक में ही सबसे ज़्यादा मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? आयताकार, वर्गाकार, दीर्घाकार या वृत्ताकार? तो ये भी याद रखिएगा कि विशाल स्नानागार कहाँ पे मिला है, तो ये मोहनजोदड़ो में मिला है, और इसकी जो थी, इसका जो शेप था ये रेक्टेंगल था, यानी कि आयताकार। ठीक है, और एक एक दो चीज है दोस्तों जो मोहनजोदड़ो के में मिली थी, उससे भी याद रखिएगा, जैसे कि एक तो ये हो गया विशाल स्नानागार, और मिले थे एक पशुपति की जो मोहर वाली वो मिली थी। ठीक है, और एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी, और तराजू वगैरह मिले थे, विशाल अन्न भंडार का क्षेत्र मिला था। ठीक है, और वस्त्र वगैरह मिले थे। तो ये भी अगर कभी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में कहा जाता है, भानु, अद्य, सर्वत्र या सिंधु? तो देखिए जो सिंधु नदी है ना, उसी की वजह से नाम आया है ये इंडस। इंडस जो है, सिंधु को इंडस बोलते थे, और इंडस से ही बना है इंडिया वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अस्किनी जो सप्त सिंधु का एक भाग थी, वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है? झेलम, व्यास, चिनाब या रावी? तो अस्किनी यानी चिनाब दोस्तों। ठीक है, अस्किनी जो चेनाब नदी है उसको वैदिक युग में अस्किनी कहा जाता था। ठीक है, और साथ साथ याद रखिएगा, वितस्ता नाम था झेलम नदी का, पुरुषणी नाम था रावी नदी का, सतुद्री नाम था सतलज का, और बिपाशा नाम था व्यास नदी का। ठीक है, गंडक थी सदानीरा, और दृष्टद्वती थी घाघरा नदी। ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अस्किनी चेनाब, झेलम वितिस्ता, रावी पुरुषनी, सतलुज सतुद्री, व्यास बिपाशा, गंडक सदानीरा, और दृष्टद्वती घाघरा। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद भारत के पूर्व वैदिक काल के लोगों के जीवन का वर्णन करता है, और उसमें 10 मंडलों में विभाजित 1028 1028 सूक्तों का संग्रह है? साम
सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद? तो देखिए वेदों में सबसे पुराना है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में ही 1028 सूक्त है, और ये 10 मंडलों में विभाजित है। ठीक है, तो ये लाइन भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी ऐसा पूछा जाएगा कि ये कितने मंडलों में विभाजित था ऋग्वेद, तो 10 मंडलों में। कितने सूक्त है इसमें, तो 1028, और ये है ऋग्वेद। ठीक है, याद रखिएगा। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जिसमें सबसे पुराना है ऋग्वेद। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि सामवेद में गीत या गायन से रिलेटेड चीज़ें हैं, और यजुर्वेद में प्रार्थना वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, अथर्ववेद में जादू टोना वगैरह इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। कभी अगर ऐसा फैक्ट बन जाए या पूछ लिया जाए तो ठीक है। और वेदों की रचना माना जाता है कि ऋषि वेदव्यास के द्वारा हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को किसके रूप में जाना जाता था? दुहित्री, गवेषणा, गोमत या रावी? तो ये गोमत था दोस्तों। एक्चुअली में क्या था, उस समय में जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय बैल वगैरह हुआ करती थी, वो उतना ही ज़्यादा धनवान कंसीडर किया जाता था। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा गाय है वो ज़्यादा अमीर, इस टाइप से। तो ये याद रखिएगा, गोमत थी वो चीज़। ठीक है, और जो कि ये गायों से रिलेटेड ही है। ठीक है, अगला देखते हैं, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद में से? तो अभी हमने देखा था अथर्ववेद है, जिसमें जादू मंत्र वगैरह है, और इसमें कुल 20 अध्याय या 20 खंडों में ये विभाजित है। ठीक है, 20 खंड है, 730 सूक्ति है, और 5987 लगभग मंत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? अर्थमगध, प्राकृत, प्राकृत या फारसी या संस्कृत? तो दोस्तों संस्कृत भाषा थी, जिसमें हमें जो आर्य समय के या आर्यव्रत के जो ग्रंथ वगैरह मिले हैं वो संस्कृत भाषा में। ठीक है, और ये भी आप शायद जानते होंगे कि जो भारत में पहली बोले जाने वाली भाषा थी वो संस्कृत ही थी, एक इंडो आर्यन जो भाषा कंसीडर की जाती थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीर, चंद्रप्रभा, ऋषभनाथ या पद्मप्रभा? तो देखिए, जो वर्धमान महावीर है, ये अंतिम तीर्थंकर थे। इन्होंने अब घोषणा की थी कि ये इनके बाद और कोई तीर्थंकर नहीं होगा, और इनका ये 24वें नंबर के थे दोस्तों। ठीक है, तो जैनों में और तीर्थंकर की बात करें, जो आपको याद रखना होता है वो कि पहले थे ऋषभ देव जी, 23वें थे पार्श्वनाथ जी, जो कि भगवान महावीर से पहले थे, और 24वें नंबर के थे वर्धमान महावीर जी। ये और ये अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, नेक्स्ट है, वज्जी महाजनपद की राजधानी थी पाटलिपुत्र, चंपा, वैशाली या कौशल? तो व और व से याद रखिएगा, वज्जी की राजधानी थी वैशाली। ठीक है दोस्तों, कुल 16 जनपदें थी दोस्तों उस समय में। जनपदों, महाजनपदों का मतलब होता था जो बड़े, जैसे बड़े बड़े टेरिटरी होती थी ना, स्टेट टाइप की, वो। तो ये 16 की 16 तो नहीं, लेकिन इसमें से कम 9-10 तो आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अक्सर इसकी राजधानी पूछ ली जाती है। तो देखिए, इस तरीके से कुछ याद रखिएगा इसको, कि अंग प्रदेश की राजधानी चंपा थी, है ना, अंग महाजनपद की चंपा, और मगध की राजगृह थी, काशी की राजधानी वाराणसी थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी,
सूरसेन मत की राजधानी मथुरा थी। पांचाल क्षेत्र की राजधानी थी कांपिल्य। और कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। महाभारत वगैरह में आपने शायद सुना होगा इंद्रप्रस्थ के बारे में, तो ये कुरु महाजनपद की राजधानी थी। पांचाल्य की राजधानी कांपिल्य थी। और चेदी की सोथिवती थी दोस्तों। अवंती या उज्जैनी इसकी राजधानी थी दोस्तों। गांधार की तक्षशिला, कंबोज की पुंछ, और मल्ल की कुसिनारा थी, और अस्मक थी पोदना। ठीक है दोस्तों। तो इसमें से जो मेनली पूछी जाएगी बार बार वो यही है, एक तो वज्जी वैशाली की, और उसके बाद कौशल की श्रावस्ती पूछी जाएगी, और मगध की राजगृह पूछी जाएगी, और गांधार की तक्षशिला पूछी जाएगी, कंबोज की पुंछ पूछी जा सकती है, और अवंती की उज्जैन, और कुरु की इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इतनी आप याद रख लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट है, महाभाष्य के लेखक कौन थे? बाण, पाणिनि, पतंजलि या कौटिल्य? तो पतंजलि को आप जानते होंगे। पतंजलि ही वे थे जिन्होंने महाभाष्य लिखा था। योग सूत्र से रिलेटेड ये बुक थी, और याद रखना है महाभाष्य को पतंजलि के लिए। उस समय की कई सारी बुक पूछी जाती है दोस्तों, जैसे कलहण की राजतरंगिणी, वात्स्यायन की कामसूत्र, विष्णु शर्मा की पंचतंत्रा, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी, मेगस्थनीज की इंडिका, जयदेव के गीत गोविंद, और बाणभट्ट का की कादम्बरी। ठीक है, ये कुछ बुक्स है, पूछी जाती है, स्लाइड में भी आपको मिलेगी, और तो पीडीएफ में भी आपको मिलेगी, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे प्राचीन किला निम्नलिखित में से कौन सा है? कांगड़ा किला, मेहरानगढ़ किला, श्रीरंगपट्टनम किला, या गोलकुंडा किला? तो जो पहला सबसे प्राचीन किला है ये कांगड़ा किला है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है, कांगड़ा किला को ही नगरकोट किला भी बोलते हैं, लेकिन कांगड़ा नाम से ही ये आता है, याद रखिएगा। लगभग 1000 ईस्वी के आसपास ये इसका निर्माण हुआ होगा, ऐसा माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगला है, 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी किस राज्य के इतिहास के बारे में है? बंगाल, कश्मीर, सिंध या असम? तो ये जो कल्हण की राजतरंगिणी है ये कश्मीर की बारे में है दोस्तों। ठीक है, कश्मीर के राजाओं और रानियों की प्रेम कहानी है ये, तो याद रखिएगा कश्मीर के लिए। राजतरंगिणी का मतलब होता है कि राजाओं की नदी। ठीक है, अगर इस तरीके से आप याद रख पाए तो भी रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, विक्रम युग की संवाद की शुरुआत कब से मानी गई है? 47, 55, 57 या 50? तो ये विक्रम संवत कैलेंडर जो था ना दोस्तों, ये शुरू किया गया था 57 ईसा पूर्व में। यानी कि अगर आज आपको कैलकुलेट करना है कि आज हम किस विक्रम संवत में है, तो आज का जैसे 2025 चल रहा है, तो 2025 में आप 57 ऐड ऑन कर दीजिए, यानी कि उतना विक्रम संवत अभी चल रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, 57 ईसा पूर्व से। अगला है, मेसोपोटामिया के लोग किससे बनी तख्तियों पर लिखते थे? क्ले, मिट्टी, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर या स्लेट? तो आपके लिए पिक करना इजी होगा, ये मिट्टी से निर्मित तख्तियाँ थी दोस्तों, क्ले से बनी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस और कुछ फैक्ट जो कि प्राचीन इतिहास से बनते हैं। आशा है आपको पसंद आए होंगे, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने नहीं लिए हैं दोस्तों, और आगे जब हम क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करेंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि हम जल्दी शुरू करने वाले हैं एनटीपीसी, आरपीएफ और रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़, जिसमें हम मिक्स क्वेश्चंस लाते हैं और एक साथ उसको
सॉल्व करते हैं यहाँ पर एज अ प्रैक्टिस। इससे आपका प्रैक्टिस भी होता है, आपका रिवीजन भी होता है, और ये जो भी है ये बेस्ड होते हैं जो जीके का करंट ट्रेंड चल रहा है उस पर। तो हम वहाँ भी कई सारे फैक्ट को कवर करेंगे दोस्तों। कुछ इस तरीके से आपके लिए सेट्स बनाए जा रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेड होंगे कि उससे रिलेटेड फैक्ट पर आपके आगामी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चैनल के साथ अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए कंटिन्यू हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट कंटेंट लाते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।